अस्सलाम एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे कि स्पेशल पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो लाजमी तौर पे हमें करने हैं, और इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। लंग्स तक मैं आपको बता चुकी थी एंड नाउ वी हैव कम टू द चैप्टर ऑफ किडनी। ठीक है, अच्छा अब इसमें से ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, आपने ये करना है सबसे पहले तो ये पहले पेज में कुछ डेफिनेशन दी हुई, क्योंकि रिपीट होंगी तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एजोटीमिया एंड व्हाट इज़ यूरीमिया। ठीक है, डेफिनेशन आपने अपने लिए याद कर लेनी है। उसके बाद अगले ही पेज पे फर्स्ट टॉपिक ही नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। ये तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लेने हैं और रट लेने हैं, मतलब समझ के इनको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद कर लेने, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं इस पूरे चैप्टर में से। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए किडनी का, ग्लोमेरुलस का, ये उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा वरना। तो ये नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा सीक्यूज में आते हैं ये स्ट्रक्चर। उसके बाद ना इन्होंने स्टार्ट की हुई है ग्लोमेरुलोपैथीज़। ग्लोमेरुलोपैथीज़ में ये करना है आपने कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर डिजीज़ की एक ये उन्होंने लिस्ट दी हुई है, एक तो ये लिस्ट है पूरी। ठीक है, वो आपसे कहते हैं इनलिस्ट करें ग्लोमेरुलोपैथीज़ को। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलोपैथीज़ है ना, ये काफ़ी सारी हैं। उसके लिए आप ये करें कि ये ग्लोमेरुलोपैथीज़ के जितने भी पेजेस हैं ना, 4 5 6, इनके एंड में समरी है ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़। ये ब्लू बॉक्स, ये सिर्फ एक इतना सा एक इतना सा, ये ब्लू बॉक्स आपने पूरा पढ़ना है। मतलब आपको सारी ग्लोमेरुलोपैथीज़ की एटलीस्ट मेन बात पता होनी चाहिए, वो ये सारी मेन बातें इस समरी में उन्होंने दी हुई हैं। और इनमें से आपने दो जो है ना, एक ये मिनिमल चेंज डिजीज़ और एक और है आपकी आगे आएगी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट होती हैं। ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज़ एंड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये दोनों लाजमी करनी है। ठीक है, एंड देन आप समरी पढ़ लें, उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा। फिर अगले इधर से आपने ये ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कर लेना। बस ये इतना सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें सारी पुरानी बातें रिपीट हुई हुई हैं, तो इसको आपने देख लेना कि ये भी 2-4 दफ़ा आया हुआ है। फिर आप इन सब को छोड़ सकते हैं, चाहें तो पढ़ लें लेकिन छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा देन आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आती है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस, ये आपने एक पढ़नी है। देन आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुई है, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आपकी आ गई ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है, इसको आपने करना है। बाकी छोड़ के आके आप बेशक ये रीनल स्टोन्स की कॉम्पोजिशन जो है ना, ये आपसे SEQ में पूछते होते हैं, तो ये आपने टेबल बस करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी ना करें। नियोप्लाज्म्स में से ना रीनल सेल कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा का उनने हमसे सिर्फ मॉर्फोलॉजी पूछी हुई है कई दफ़ा। और जो आपका ये विल्म्स ट्यूमर है, विल्म्स ट्यूमर सबसे ज़्यादा आया हुआ है, लाइक आपका नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक और विल्म्स ट्यूमर सबसे ज़्यादा ये रिपीट होते हैं। विल्म्स ट्यूमर यहाँ पर तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ये आपके चैप्टर नंबर आई गेस 5 है या 6 है, जेनेटिक्स का चैप्टर, उसमें डिटेल में वहाँ से आपने देख के पूरा डिटेल में करना है। तो बस इतने से टॉपिक्स हैं जो इस पूरे इतने बड़े चैप्टर से आपने करने हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मिनिमल चेंज डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और आगे आएंगे तो पॉलीसिस्टिक और विल्म्स, और पीछे से 2 कार्सिनोमास, दैट्स इट। GIT पे आते हैं। GIT का सीन ये है कि इसमें होता है कि चीज़ें ज़्यादा हैं। शुरू के जो एरिया है इसका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन के आगे बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया हुआ है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली बात तो ये कि कोशिश ये करें आप कि ओरल कैविटी स्टार्ट से लेकर स्टमक तक सारा ज़रूर पढ़ें। ठीक है, स्टार्ट से लेकर जहाँ तक स्टमक एंड हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, सारे को रीड दें। स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन से आगे सारा रीड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सारा रीड करना है। और इसमें ओरल कैविटी में से ना ये दोनों जो उसके ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एंड म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ये बहुत दफ़ा आते हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से SEQs के लिए करना है। आगे आ जाए इसोफिगस में से बैरेट्स इसोफिगस, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, इसको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आगे आएंगे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफिगस, मल्टीपल टाइम्स आने वाला सवाल है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। फिर आगे आप स्टमक में ना ये जो आपका गेस्ट्राइटिस है, और गेस्ट्राइटिस में भी H. पाइलोराई एसोसिएटेड गेस्ट्राइटिस, एंड देन आपका जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, जिन का नाम मैं ले रही हूँ आप उनको टिक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आ गई आपकी। और उसके बाद न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोइड ट्यूमर, ये टॉपिक आगे हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ। और फिर आपका स्टमक खत्म हो गया। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि स्टमक तक आप पूरा चैप्टर रीड करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे MCQs आते होते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उनको तो आपको फिंगर टिप्स पे करना है। ठीक है, देन आते हैं स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन का टॉपिक। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन में हर्शस्प्रंग डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी जो आगे ना डायरियल डिजीजेज, मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया वगैरह, इनको अगर आप सिर्फ देखते जाए ना, जैसे अभी डायरियल डिजीजेज में उनने मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए हुए, मल्टीपल कॉजेज, आप सिर्फ एटलीस्ट ये कॉजेज की लिस्ट याद कर लें। आप बेशक सारे में ना या इधर टेबल से कर लें या फिर इनके नाम, बिकॉज ये बहुत सारे हैं, E. coli है, साल्मोनेलोसिस है, शिगेलोसिस, ये सारी पुरानी बातें, इसमें से कोई
ऐसी क्यों नहीं आता होता, मतलब कभी आया नहीं है, आ सके आ जाए तो आपकी किस्मत का कोई पता नहीं, और आता भी हो तो भी आपने माइक्रोबायोलॉजी में तो पढ़े हुए हैं ना टॉपिक्स, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। देन आपका कोलाइटिस में से ना अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने बहुत अच्छे से करना है। पोलिप्स में हमार्टोमेटस पोलिप, जुवेनाइल पोलिप्स, ठीक है। देन एडिनोमास, तो एडिनोमास में भी फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस बहुत बहुत ज़्यादा करना है अच्छे से। हेरिडिटरी मतलब जो आपके ये दोनों है ना, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस और ये वाला पोलिप, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लिवर गॉल ब्लैडर वाले चैप्टर में से आपने एल्कोहलिक डिजीज़ ऑफ लिवर जो वो वाली है, एल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है, और जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है, उन दोनों को बेहद अच्छे से करना है। हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये तीनों क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्योंकि बहुत प्रेवलेंट है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको इनके बारे में तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। लिवर सिरोसिस की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चैप्टर ना एक्चुअली है छोटा ही, और इसमें से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इसमें ज़्यादा बातें नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लिवर सिरोसिस, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, और उसके बाद हमारे पास फिर गोल्ड स्टोन की टाइप्स, ठीक है। एंड आखिर में जो हमारे पास है अपना कार्सिनोमा ऑफ लिवर है, पेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये सारी चीज़ें इसमें से आती हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि चैप्टर मैंने बताया ना है ही इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से आप इसको ज़रा कर लेंगे तो अच्छा होगा, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें से जो बातें मैंने बताई हैं, गोल्ड स्टोन वाले टॉपिक में से सिर्फ गोल्ड स्टोन की कॉम्प्लिकेशन वो भी कर लेना, अगर कॉम्पोजिशन तो फाइन है। पेनक्रियाज में से ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। पेनक्रियाज ऐसे चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा आता हो, लेकिन आप इसको अगर टाइम हो तो रीड दे दें क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है। मेल जेनिटल सिस्टम आ गया। मेल जेनिटल सिस्टम में से ना कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट और सेमिनोमाज एंड नॉन सेमिनोमाज का टॉपिक आपने नहीं छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्सिनोमा प्रोस्टेट, सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा। देन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, आप ये बातें भी कर लेते हैं तो ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने वाली बातें हैं, तो यू आर वेरी मच फाइन। अच्छा, इस वरना आप शुरू से लेकर चैप्टर को एटलीस्ट कोशिश करें कि इधर से पहले तक, यूरिटर ब्लैडर से पहले तक एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें। इससे आगे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। और ये STDs में से तो ऑलमोस्ट कभी भी कुछ नहीं आता, तो ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फीमेल जेनिटल सिस्टम एंड ब्रेस्ट, इसमें से हमारे पास जो बहुत ज़्यादा आता है, एक तो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ेज़। अच्छा, अगर लाइन वाइज चलूँ तो वल्वा में से ना सिर्फ ये लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, इनको आपने एक नज़र देख लेना, बाकी आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, ठीक है। वजाइना में से भी कोई खास नहीं आता। सर्विक्स में से ना एक कार्सिनोमा सर्विक्स ब्रेस्ट के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आता है, इसको बहुत अच्छा करना है। उसके बाद हमारे पास आता है एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ज़्यादा आता है ये वाला एंडोमेट्रियोसिस जो है, ठीक है, हद से ज़्यादा, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा आता होता है। अच्छा, उसके बाद आपका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में से तो इतना कुछ नहीं आता। लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा, ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स ऐसे किए हैं जो बहुत आते हैं, एक सर्विक्स का कार्सिनोमा है, एक एंडोमेट्रियोसिस है, एक लियोमायोमा एंड लियोमायोसार्कोमा। ओवरीज में से ना पॉलीसिस्टिक नहीं, ये भी नहीं, ओवरीज में से वी हैव ओनली द ये ब्रेनर ट्यूमर्स आया हुआ है, सीरस ट्यूमर्स ऑफ ओवरी आया हुआ है, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स। एक तो ये लिस्ट ऑफ ट्यूमर्स आपको सारी आनी चाहिए, और अलग अलग से इन ट्यूमर्स का ना उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ना इनका आना चाहिए। इस वाले का तो उन्होंने नहीं पूछा हुआ जो ये वाले ट्यूमर्स हैं, लेकिन पीछे वाले जो ट्यूमर्स हैं ना, ये ब्रेनर्स, एंडोमेट्रियोइड और सीरस, ये आए हुए हैं पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा। डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी में से ना ये गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा आती होती है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। बाकियों को पढ़ने का टाइम होता है पढ़ लेना। और ब्रेस्ट का तो आपको पता है कि बिल्कुल अलग, आपने यहाँ से तो नहीं करनी, बिग रॉबिन से करनी है, और इसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, एपिथेलियल कैंसर्स ऑफ ब्रेस्ट, काफ़ी चीज़ें हैं ब्रेस्ट में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी मैंने वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। फिर आ जाती हैं एंडो। अच्छा, एंडो में से आप याद रखना कि इस एंडो के पूरी एंडोक्राइन में से ना जो थायराइड है उसको तो आपने बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें पूरी एंडोक्राइन है ना, तो इसमें थायराइड का ये वाला पोर्शन है सारा, इसको आपने ऐसा अच्छा याद करना है कि जैसे बस तबाही फेर देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एंडो थायराइड में से आती है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर डायबिटीज़ में से आपको पता होना चाहिए कि वो डायबिटीज़ के टेस्ट क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है वो पूछते हैं। देन उसके बाद आपकी जो ये एड्रीनल ग्लैंड है, इसमें से कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज़ और वो बुल नेक अपीयरेंस, यही बातें आती हैं। तो बस अगर आप इतना भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो एंडो में से थायराइड को बिल्कुल भी नहीं भूलना, थायराइड को अपने सीने से दिल से लगा लेना। ये डायबिटीज़ में मैं ये बात की थी, डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, हाइपरोस्मोलर कॉमा, और ये जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं, ये बातें ना अक्सर पूछ लेते होते हैं,
तो इनको आपने कर लेना है। हाइपर ये कुशिंग सिंड्रोम वगैरह यहाँ से कर लेने, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। अच्छा, फिर आगे आपका बोन्स वाला चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में से अगर आप 3 चीज़ें कर लें खाली, ठीक है, 3 क्या चीज़ें हैं वो आपकी, सबसे पहली है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर आपने करना है इसमें से गाउट, और फिर आपने करना है इसमें से 4 चीज़ें, ऑस्टियोसार्कोमा, और आखिर में एविंग डिजीज़, ठीक है। एविंग डिजीज़ बेसिकली एक कैंसर ही है, ठीक है, ट्यूमर है। ये 4 चीज़ें आप कर लेते हैं ना, तो 80% चांसेस तो हैं कि इन्हीं चारों में से एटलीस्ट SEQ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बार बार जो रिपीट होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग डिजीज़, मुसलसल ये 4 रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको तो आपने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने अगर कुछ करना है तो आप कर लें, क्लासिफिकेशन कर लें। एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है, पेगेट्स डिजीज़ ऑफ बोन है, वो अच्छी, एक पेगेट्स डिजीज़ भी लाजमी पढ़ लेना, पेगेट्स डिजीज़ आती होती है, ठीक है। एंड देन जाइंट सेल ट्यूमर है। तो ये बहुत बातें जिनको आप ज़रा से ऊपर से पढ़ लें, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़रूरत नहीं, बस ये 4 आप कर लेना तो बहुत ज़्यादा है। कि पहली स्पेशल पैथो इतनी ज़्यादा होती है कि बोन के चैप्टर को आप इतना ध्यान नहीं दे पाते, और ज़रूरत भी नहीं है, ज़ाहिर है जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ध्यान दे के हमने क्या करना है। फिर आते हैं ये CNS में से एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरे, कहाँ गया CNS, पूरे CNS में से ना, अगर आप सिर्फ CNS के ट्यूमर्स जो कर लेंगे ना एंड में, जिसमें हमारे पास मेनिंजियोमाज हैं, ब्लास्टोमाज हैं, ग्लायोब्लास्टोमाज हैं, तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि वही 80 to 90% चांस होता है कि ट्यूमर्स में से ही कोई बात आती है। शुरू वाले चैप्टर में से ऑलमोस्ट हमेशा कभी भी कुछ भी नहीं आता। कोशिश हो, टाइम हो तो रीड दे लें, लेकिन मैं फिर वही बात करती हूँ कि स्पेशल पैथो में पिछले चैप्टर्स हमारे पास जो है, लंग है, CVS है, ब्लड है और GIT है, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो इसमें से आपने क्या करने हैं, जो ट्यूमर्स हैं ना एंड पे सारे लिखे हुए वो लाजमी कर लेने हैं। और उसके बाद हमारे पास एंड में आता है जी स्किन वाला चैप्टर। तो स्किन वाले चैप्टर में से टोटल ना एक MCQ आना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब इसको छोड़ना ही पसंद करते हैं कि एक MCQ के लिए वो पूरा चैप्टर तो ज़ाहिर है पढ़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में आसानी ये है कि इसमें से आप सिर्फ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा, 3 तरह के ये कैंसर्स हैं, इनको सिर्फ पढ़ लें ताकि आपका वो MCQ भी मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से आता है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पास ये स्पेशल पैथो की गाइडलाइंस खत्म होती हैं। अभी तक किसी को कोई भी मसला होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।